सवाल लेते हैं पहला, इकोसिस्टम। हेलो, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन देखिएगा, परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैविक घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन क्या कहलाता है? चौथा। मैंने क्या बताया था भैया इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है ना? तो इस ऑप्शन के अनुसार किसके साथ जाओगे आप लोग? चौथा। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, ठीक है ना? इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी के बारे में पता है आप लोग को? इकोसिस्टम देने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। एजी टेंसले। इकोलॉजी देने वाले का नाम बताओ। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना? इन चीज़ों को दिमाग में रखे रहना मित्रों, आगे आते हैं, ठीक है। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, ठीक, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है, अधिक तेज चलना। क्या लगता है आप लोगों को? तीसरा बिल्कुल उपयुक्त आंसर इस प्रश्न का, ठीक है ना? जी लिखना। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अब भूकंप को जिस ग्राफ पर दर्शाया जाता है उसको सिस्मोग्राफ, उसी को सिस्मोग्राफ, यहाँ पर सिस्मोग्राफ ही दे दिया है यहाँ पर। और जिस स्केल पर सिखाया जाता है उसको रिक्टर स्केल, राशि फेरेल स्केल और कई तरह के मैंने आपको स्केल बताए थे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या किसके? रिक्टर मैंने बताया 1 से 9 तक होते हैं ना। हाँ, रिक्टर स्केल मैंने बताया था शायद, ठीक है, बताए थे रिक्टर स्केल पर, हालांकि टॉपिक में नहीं था ये। आगे लेते हैं भाई। सूर्य से निकटतम ग्रह है, तो अभी चर्चा की है सूर्य के बारे में। मिटा दिए का? हाँ मिटा दिए, ठीक है ना? सूर्य से निकटतम ग्रह है ना, BSP बहुजन समाज किसकी है? अजय होगा चाहे, हाँ तो ध्यान रखना। BSP बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है ना? बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सबसे नजदीक कौन है? बी बुध, ठीक है ना? सबसे नजदीक ग्रह कौन है? लेकिन सबसे चमकीला ग्रह पूछ लेता तो क्या बताते? शुक्र। क्यों हुआ मैंने समझाया कि नहीं? हमें आपको समझा दिया। जो लेट आएंगे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब टाइम तो जो दिया हो आप लोग को आइए टाइम से, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात में, ठीक है ना? गिर किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए क्या है? ध्यान रखना, एशियाई शेरों के लिए। और यूपी में 2 याद रखना, कौन कौन? चंद्रप्रभा और लखीमपुर, ठीक है ना? दुधवा नेशनल पार्क और लखीमपुर खीरी, ठीक है? एक ही में है, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है? उत्तराखंड में कौन कौन है भाई? राजा जी, नंदा देवी, ठीक है ना? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। और जो रामगंगा नदी है उसके बीच से जाती है, किसके बीच से? ठीक है ना? जी उसके जिम कॉर्बेट, हाँ। और भारत का सबसे पहला है ना वो, भारत का, ठीक है ना? भारत का सबसे पहला है। अब देखना, गुजरात में एक और है, कच्छ अभ्यारण्य है। क्या पर है? कच्छ अभ्यारण्य। में थोड़ा मैप बना देता हूँ यहाँ पर। गुजरात में कच्छ अभ्यारण्य है, वहाँ पर तुम जैसे गधे मिलते हैं, जंगली गधे मिलते हैं, ठीक है ना? यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एक कच्छ में है क्या? कच्छ अभ्यारण्य जो है यहाँ पर किस लिए फेमस है? कच्छ अभ्यारण्य। कच्छ अभ्यारण्य, यहाँ पर जंगली गधे हैं, कच्छ अभ्यारण्य है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मित्रों? गिर है क्या? यहाँ पर गिर, यहाँ पर गिर है, गिर अभ्यारण्य। यहाँ पे एशियाई बब्बर, ठीक है ना? नेक्स्ट पर आते हैं जी। कच्छ वहीं की बात कर रहे हैं, उसी में सब गधे, जंगली गधे। चलिए अगला आते हैं सवाल। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण, निरीक्षण मतलब एग्जामिनेशन करना ना, चेक करना, निरीक्षण करना, ठीक है ना? एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना? एग्जामिन करना, ठीक है ना? क्या होगा भैया? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, हो सकता, सही बात है, निरीक्षण कर सकते हैं। और क्या? यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, हाँ कर सकते हैं। यह एक बालक केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। शिक्षक कभी भी प्रशासक के रूप में नहीं होगा,
नहीं तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना, भाग जाएगा, पढ़ेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यही ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या पर्यावरण शिक्षा में क्या है? लक्ष्य केंद्रित शिक्षा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सृजनात्मक विधि, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चयनात्मक, ये भी ठीक है। तो सब सही है, तो कौन सही है? चौथा सही है। चलिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ये बात समझ में आती है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सुना ध्यान से मित्रों। ये क्या है? ये है पौधा। क्या है? पौधा, इसको बोलते हैं पौधा। अब पौधा क्या भोजन के रूप में बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? अब बताओ, ग्लूकोज रासायनिक है कि भौतिक है? रासायनिक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये पौधे भोजन के रूप में क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, और रासायनिक जबकि है, रासायनिक है कि नहीं? अब बताओ, उस ग्लूकोज पत्ती के रूप में बना, उस पत्ती को किसने खाया? मान लेते हैं बकरी ने खा लिया। किसको खा लिया? बकरी ने। बकरी खाया, इस बकरी को मान लेते हैं बाघ ने खा लिया। किसको? अब बाघ मर गया तो मान लेते हैं इसको खा लिया किसने? चलो, गिद्ध ने खा लिया इसको, ठीक है ना। तो ये रासायनिक पदार्थ कहाँ गया? ये रासायनिक पदार्थ पौधे, जो ग्लूकोज था रासायनिक पदार्थ, पेड़ से कहाँ गया? बकरी में, बकरी से, बाघ से। अब गिद्ध मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? घटक। अब घटक कौन कौन होते हैं? ठीक है ना, जीवाणु और कवक होते हैं। अब घटक कौन होते हैं? अब घटक का मतलब क्या होता है? उसको खाकर मिट्टी में मिला देना, कुछ को खाकर मिट्टी में मिला देना। तो अब इसको गिद्ध को खाएं, जो रासायनिक पदार्थ था, क्या नाम था? ग्लूकोज उसके अंदर था, उसको खा के कहाँ मिला दिए? मिट्टी में मिला दिए। अब मिट्टी में मित्रों मिलाएं तो फिर क्या निकल गया? पौधा। तो एक चक्र पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसी घटना को क्या बोलते हैं? तत्वों का भू रासायनिक चक्रण, ठीक है ना। तो क्या सवाल देख लीजिए, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्रण। बात समझ में आई आप लोग को? नेक्स्ट पर आते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तीनों का नाम बताओ, तीनों का नाम बताओ आप लोग। कहां से शुरू हुआ? कहां से? किस राज्य से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, ठीक है ना। ध्यान रखना, चिपको आंदोलन के आदर्श व्यक्ति कौन है? अरे नहीं, ठीक है ना, अमृता देवी बिश्नोई। चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष कौन है? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष, ध्यान रखना मित्रों। देखना, चिपको आंदोलन के तर्ज में दक्षिण भारत में एक आंदोलन और लाया गया जिसका नाम था अपिको आंदोलन। उसके कौन थे प्रणेता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं भाई। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन, मैंने बताया फैट को पहचानते हो ना, जो चर्बी बढ़ गया फैट, ठीक है ना। आप लोग पहचानते हो किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? पहचानते, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, पहचानते हो। जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो फैट नहीं है, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो फैट नहीं है, और जो प्रोटीन, सॉरी बाकी छोड़कर क्या है? सब प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट फैट छोड़कर सब क्या है? सब प्रोटीन। तो इंसुलिन में क्या है? एंजाइम में क्या है? प्रोटीन। स्टेरॉइड भी क्या है? प्रोटीन। ध्यान रखना मित्रों, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पर होता है मित्रों? कहाँ पर होता है? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ऑप्शन में मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, और पराग कोश में। कहाँ पर होता है? पराग कोश में। ध्यान रखना लालो, पराग कोश में, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है ना। प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय हमारी ये प्राथमिक उपभोक्ता है ना, जो पेड़ पौधों को सीधे खा ले उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक ना। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, सब क्या है? एक पेड़ पौधों को खाती है। अब पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक ही नहीं, दूसरा नाम चेंज हो गया, उत्पादक। क्या बोला मैंने पढ़ाया था आप लोग को? आप पेड़ पौधों को उत्पादक ना बोलिए, क्या बोलिए? परावर्तक बोलिए। क्या बोलिए? परावर्तक बोलिए। क्योंकि उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। लेकिन हमारा भौतिक विज्ञान में एक सिद्धांत चलता है। कौन सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, जबकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि पौधे क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, तब तो सिद्धांत का विरोध हुआ कि नहीं हुआ?
इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि आज के बाद इसको उत्पादक मत कहिए, क्या कहेंगे हम इसको, परावर्तक कहिए। क्या करेंगे, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ले रहा है। अब किसमें चेंज कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। किसमें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन चेंज कर रहा है, ये पेड़ पौधे, इसलिए परावर्तक। हालांकि उत्पादक की पेपर में पूछेगा, परावर्तक पूछेगा तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। आगे आते हैं, ज्वर नियंत्रण में यानी बुखार वाले में कौन सबसे अधिक दवा, तो सबको पता होगा ठीक है ना, सबको पता होगा कि पैरासीटामॉल है, ठीक है ना। आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने दवा पैरासीटामॉल है, ठीक है। दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है, ऑप्शन सुन लीजिए, ठीक है ना। क्या नाम है, एस्परजीलस, नाम सुन लो, छोड़ो, हमारा काम से मतलब जिसमें साफ सुनाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक ना, लैक्टोबैसिलस। मैंने बताया था आप लोग को, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। आगे आते हैं, ये जीवाणु है ना भैया, क्या है, जीवाणु है ना। जीवाणु का खोज किसने किया, एंटोनियो ऑन। जीवाणु के फादर किसे कहा जाता है, जीवाणु का फादर इन्हीं को कहा जाता है, हाँ इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। जीवित कोशिका किसने सबसे पहले देखा था, एंटोनी वान ल्यूकेनहॉक, ठीक है ना, एंटोनी वान ल्यूकेनहॉक, ध्यान रखना। आगे आते हैं, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, लैंडस्टीनर, जेंसिंग, कार्ल मार्क्स, पेंटेनर, मॉस्ट। किसने किया भाई, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने किया भैया, कितने वर्ग होते हैं रुधिर वर्ग, 4 होते हैं, ए बी, ठीक है ना, ए बी और ओ। ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, सर्वग्राही सबका खून ले सकता है, और ए सबका खून, सबको खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है, सर्वदाता, ठीक है ना, सर्वदाता होता है। कल मैं हाँ, इस सर्वदाता होता है। बाय द वे, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको ब्लड ग्रुप का पता नहीं होता है, तो उसको कौन सा ग्रुप का ब्लड दिया जाएगा, ओ, क्योंकि क्या होता है, सर्वदाता होता है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ए बी ओ, ठीक है ना। एक किसको देगा, सिर्फ ए को, अब बी किसको देगा, सिर्फ बी को, और ए किसको देगा, ए बी को देगा। ए सिर्फ किसको देगा, ए बी को देगा, लेकिन लेगा सबसे, देगा ओ बी को, देगा सिर्फ ए बी को, ठीक है ना, देगा सिर्फ ए बी को, लेकिन लेगा सबसे, ठीक है ना। और ओ सर्वदाता सबको देगा, सबको देगा, लेकिन लेगा किससे, ओ से लेगा, सिर्फ ओ से लेगा। इसलिए जो ओ ग्रुप का होता है ना, उसका बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, क्योंकि ओ ग्रुप वाले मिलते नहीं जल्दी। ब्लड कितने प्रकार का होता है, कौन कौन बताओ जरा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, यानी जो आरबीसी होती है, जो खून होता है, कितना जीता है, जो लाल खून होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी, ठीक ना, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना, 20 से 120 दिन, ठीक है ना, ध्यान रखना। आरबीसी कहाँ बनती है भाई, जरा बताओ जरा, आरबीसी कहाँ बनती है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा में बनती है और प्लीहा में भी बनती है, ध्यान रखना, अस्थि मज्जा और प्लीहा बनती है। और प्लीहा में कोई मरता भी है, कौन मरता है, जो मृत कोशिकाएं को कौन मारने का काम करता है, उसलिए उसको कब्रगृह कहा जाता है ना, प्लीहा को, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसको मारने, जो आरबीसी होता है उसको मारने का काम कौन करता है, प्लीहा करता है, इसलिए उसको आरबीसी का कब्रगृह कहते हैं। थोड़ा सा ये बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या होता है भाई, वाइट ब्लड कार्पल्स, ध्यान रखना, इसका होना हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। क्या करता है, इसका जीवन काल कितना होता है भाई, बताओ जरा, ठीक है ना, कितना होता है भाई, 1 से 4 दिन। कितना होता है, 4 दिन, 1 से 4 दिन होता है ना, 1 से 4 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है भाई, 1 से 4 दिन। और प्लेटलेट का जीवन काल 5 से 7 दिन, यही होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसका बहुत कम होता है, 1 से 4 दिन होता है। इसका कितना होता है, लगभग 4 से 7 दिन या 5 से 7 दिन मान लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता। और सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है, आरबीसी का, ठीक है ना, आरबीसी कितने समय में बनता है, हमेशा बनता रहता है। और क्या, ब्लड निकलवा लीजिए, आपका थोड़ा सा खर्चा लीजिए, आपका ब्लड बन जाएगा, यही ना। वो सर्वदाता है, सबको खून देगा, ये सर्वगाही है, हाँ
सब में होता है, सब में होता है। अब ज़्यादा परेशान ना होइए, अब बस इतना ध्यान रखिए कि सर्वग्राही सर्वदाता, ठीक है ना। हाँ, मेरा कुछ नहीं मतलब, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा नेगेटिव आपका है? वो नेगेटिव है, तब तो बड़ा खतरनाक ग्रुप में है आप। सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप वाले मिलते नहीं जल्दी, वो ग्रुप वाले नहीं मिलते हैं। उससे दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से उससे दिक्कत नहीं है। उसमें एंटीजन एंटीबॉडी भी होता है, ठीक है ना, वो कुछ शो करता है, ठीक है। हटा देते हैं इसको। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने। इतना क्वेश्चन हो गया ब्लड के बारे में, ठीक है ना। 4 ग्रुप हो गए। ब्लड का पीएच मान कितना होता है भाई? कितना? 7.4, यानी पीएच मान कितना होता है ब्लड का? यानी तब तो अम्लीय होगा पीएच, ठीक है ना। ब्लड किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्याज, आलू, अदरक बताओ भाई क्या है? जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र, क्या है? तना है। पहचान जाओगे ना तना, जिसमें से शाखाएं निकल जाती हैं, क्या होता है? तना होता है। तो ध्यान रखना, प्याज में से भी निकल जाएगी शाखाएं, रखे रखो तो निकल जाएगा, और आलू में से भी जमने लगता है, और अदरक में से भी निकलने लगता है। तो क्या है? तना, ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है ना। विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पाई रोगायरा, क्या है? हाँ, स्पाइगैरो। कौन सा है ऑप्शन इसमें? सी। मैंने पढ़ाया था एक संघ, प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन थे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एसिटाबोलेरिया। हमने बताया था आपको कि जो प्रोटोजोआ संघ का खासियत ये होती है कि एक कोशिकीय होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। तो बताओ भाई, ये कौन है? पैरामीशियम कौन है? अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ आपको मुझे जंतु जगत पढ़ाए हुए, ठीक है ना। पैरामीशियम। आगे आते हैं भाई, ये लड़कियों का, लड़कियां बता देंगे देखकर कौन से यूज करते हैं। निम्न में कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन करता है? कौन करता है भाई? ये तो हमारे मम्मी लोग बड़ा करती थी, मैंने देखा है खुद, ठीक है ना। रीठा, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू। तेंदू पत्ती होती है जिसके वजह से क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है, पत्तल बनाया जाता है, ठीक है ना। तेंदू की पत्ती से बीड़ी और पत्तल, ठीक है। और रुद्राक्ष तो माला जो लगा पड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही के रूप में माना जाता है? ध्यान रखना, डीजल प्रदूषण करता है, और पेट्रोल भी प्रदूषण करता है, और द्रवित पेट्रोलियम गैस संपीड़ित। एक एलपीजी, एक सीएनजी है। कौन ज़्यादा प्रदूषण करता है, सीएनजी के एलपीजी? एलपीजी। हाँ, तो सीएनजी। ध्यान रखना, सीएनजी द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका हिंदी नाम क्या है? संपीड्य प्राकृतिक गैस। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। गैसीय अपशिष्ट है, क्या है भैया? तो आप इसका ना आप लोग लिखते चलिएगा कि बार बार बोलते हैं सर मुझे भेज दो, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है इसका आंसर की भेजने का, खोजना पड़ता कहाँ से मैंने प्रश्न निकाला था। ध्यान रखना, क्या भाई? गैसीय अपशिष्ट, सब्जियों फलों के छिलके एक गैस है, क्या है बताओ जरा? नहीं है ना। घरों के नालियों का गंदा पानी, ये भी क्या है? गैस है क्या? नहीं। जलीय प्रदूषण हो सकता है, गैसीय अपशिष्ट नहीं है। खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा नहीं है भैया। लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। कौन सा ऑप्शन? 4। कितना 4? नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे लेते हैं मित्रों। जब निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन पौधे भैया? बीज द्वारा। निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन दूर दूर फैले होंगे? बोल रहा है कि कौन से पौधे जो दूर दूर फैले होंगे। भाई अगर फल वाला पौधे जितने भी देखोगे उस सब, एक मान लीजिए एक आम का पेड़ लगा ले तो आसपास कोई पेड़ नहीं है, दूसरे दूर पेड़ होगा ना। वो जो फल वाला पौधा होगा, एक मान लीजिए पौधा लगा दिया आपने, तो दूर पौधा फिर उससे दूर ना पौधा होगा वो। अब बीज वाले जो पौधे जैसे आलो, जैसे कोई भी पौधा लगा लो, बिल्कुल क्लोज सटे होते हैं। तो फल वाले पौधे क्या होते हैं? दूर दूर तक होते हैं। ध्यान रखना, फल वाले पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं फल वाले पौधे। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, थोड़ा कॉमन दिमाग लगाइए, बस अगल बगल देखिए, ठीक है ना।
फल वाले पौधे। तो बीजाणु द्वारा प्रकाशित पौधे, बीज द्वारा, फल द्वारा, कायनिक जनन द्वारा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं द्वारा भैया, फल द्वारा। जो फल वाले पौधे होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर तक होते हैं। अगला सवाल लेते हैं, जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सजीवी में दोनों को लाभ मिलता है, ध्यान रखिएगा। सजीवी में दोनों को लाभ मिलता है। सजीवी में जैसे सवाल और कौवा कैसा संबंध रखते हैं? सजीवी का, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दूसरे को प्रभावित किए बिना, दूसरे को प्रभावित किए बिना। जैसे मैं रास्ता पर जा रहा हूँ, बताते चर्चा किया था क्या, रास्ता पर जा रहा हूँ तो किसी से पूछा भैया कि मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है ना। तो बेचारा मुझे बताया और काफ़ी दूर तक जाकर बताया, ठीक है ना। तो मुझे तो लाभ हुआ लेकिन उसको कुछ लाभ अब नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति लाभ हो रहा लेकिन उसकी वजह से प्रभावित भी नहीं हुआ। वो उसको भले लाभ नहीं हुआ लेकिन प्रभावित हुआ क्या, नहीं हुआ वो। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, 2 के साथ जाएंगे सबोजी, ठीक है ना। इसमें +0 का संबंध होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि। और सजीवी में दोनों को लाभ होता है, प्लस का संबंध होता है, ठीक है ना। अब परजीवी में क्या होता है भाई, +- का संबंध होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बीमारी फैलाने वाले जितने भी कारक होते हैं इसी में आते हैं सब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है क्या भैया? मोर कहाँ जाएगा, किस में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में, अंतिम में, प्राथमिक अपघटक में, ठीक है ना, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे, ठीक है ना, खाद्य पिरामिड के शीर्ष में। तो सबसे आखिरी में कौन जाएगा भैया? देखिए पहले जानिए, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। प्राथमिक उपभोक्ता तो हो नहीं सकता और अपघटक तो होता नहीं क्योंकि अपघटक ये नहीं होता, ठीक है ना। प्राथमिक अपघटक इसको कहेंगे, प्राथमिक अपघटक। और अपघटक नहीं कहेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ ही जाएंगे, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि चारों किसी पे वैलिड नहीं है, किसी चारों में पॉइंट कोई वैलिड नहीं है आपका, ठीक है जी। मोर का पोषण तल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यही चौथा वाला ही होगा, ठीक है ना। पोषण तल पूछ रहा था, चौथा ही होगा, ठीक है। खाद्य के पिरामिड के शीर्ष पर, नहीं तो देख लेंगे, चर्चा करेंगे एक बार, अगर डाउट होगा तो, ठीक है ना, दोबारा चर्चा करेंगे। आगे आते हैं भाई, अभी एक क्वेश्चन भी समाप्त नहीं हुआ हम लोगों का। आगे लेते हैं मित्रों, निम्न में से कौन सा कैंद्रित जल का सेल का उदाहरण है? कैंद्रित सेल कौन भैया? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। 1 मिनट देखना ध्यान से, सुना ध्यान से। ये मुझे बताओ, हेलो, ज्वालामुखी तो पढ़ाई थी आप लोग को, सुना ध्यान से। ये क्या है? और उसी टाइम मैंने चर्चा भी किया था। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से क्या निकला? ज्वालामुखी निकला। क्या निकला? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी जब इकट्ठा हुआ, जब लावा बाहर निकला और लावा जब ठंडा हुआ तो एक चट्टान का निर्माण किया। क्या किया? चट्टान का निर्माण। और जब ज्वालामुखी से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलते हैं? चूंकि सुने ध्यान से, ये आग है ना, ये आग है ना, क्या है? आग। आग से निकली जो चट्टान बनी, आग से निकली चट्टान बनी, उसको क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। ये चट्टान कैसी होगी? आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। अगर वो चट्टान बाहर हो गई तो कौन चट्टान? इसी को बोलेंगे बेसाल्ट चट्टान। कौन बोलेंगे? बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान को क्या बोलेंगे? लेकिन अगर ज्वालामुखी में इतना दम नहीं है कि बाहर निकल पाए तो अंदर जब बैठ जाती है ना, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं ग्रेनाइट चट्टान। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। तो ध्यान रखना, आग से आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान को ही बेसाल्ट चट्टान, बाहर निकल गए तो अंदर जो फंस गई उसको ग्रेनाइट बोलेंगे। ध्यान रखना। अब देखना इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे बरसात होगी, वायु अपर्दन होगा, तो इसमें से तल छट के क्या होगा? तल छट के जाएगा, तल छट के आके यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता परतदार क्या हो जाएगा? परत तर इकट्ठा होता जाएगा। तो यहाँ पर इससे छट के एक दिन में नहीं होगा, ध्यान रखना, हजारों साल लग जाएंगे होने में, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे तल छट के यहाँ पे क्या बन जाएगा? चट्टान बन जाएगा। तो ध्यान, तल छठी चट्टान किसे बोलेंगे? तो इसको कौन चट्टान बोलेंगे? तल छठी, क्योंकि इसके अपर्दन से, तल को छटने से चट्टान क्या हुआ? इकट्ठा होके बना है, ठीक है ना। तल छठी चट्टान, तल छठी चट्टान। अभी अचानक तो बना नहीं है, इसको बनने में सालों लगे, तो परत दर परत क्या हुआ? इकट्ठा होता गया है, परत दर, इसको बोलेंगे परतदार चट्टान। क्या बोलेंगे?
परतदार चट्टान, इसको क्या बोलेंगे? परतदार चट्टान। और या फिर इसको बोलेंगे, ये इसके अवसाद से बना है ना, इससे अवसाद से बना है, इसको क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, इसी को बोलेंगे अवसादी चट्टान। ठीक है। अब एक सवाल रखना, प्राथमिक चट्टान किसे कहेंगे? इसको कहेंगे, उसको कहेंगे? इसको कहेंगे आग्नेय चट्टान को। प्राथमिक चट्टान कौन? आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान कौन? तो द्वितीयक कौन होगी तब? अवसादी चट्टान। द्वितीयक चट्टान कौन? द्वितीयक चट्टान कौन होगी मित्रों? अवसादी चट्टान। ठीक है ना। ये बताइए पेट्रोलियम इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा? किसमें? अच्छा एक मिनट रुकिएगा, पहले प्रथम धातु इसमें मिलेगा कि इसमें मिलेगा? धातु पहले वाले में आपको पता ना, जहाँ ज्वालामुखी क्रिया निकलती है वहाँ से, क्योंकि अंदर धातु भरा है, धातु भरा है। जब विस्फोट होगा तो उसी में चट्टान में क्या मिलेगा? धातु मिलेगा, सोना मिलेगा, जो भी मिलेगा इसमें मिलेगा। निकिल फेरस अंदर होता है ना, सीमा सियाल क्रेस्ट मेंटल सब पढ़े हो आप लोग, अंदर सब धातु पड़ा है। ठीक है ना। तो ज्वालामुखी निकलेगा तो धातु कहाँ मिलेगा? इसमें। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कुआं है, क्या है? कुआं। कुआं में क्या होता है कि हम भरते जाते हैं, कूड़ा भरते जाते हैं। ठीक है ना। कूड़ा भर दिए यहाँ परत पर, फिर सियार कुकुर मर गया, उसको भी भर दिए उसी में। ठीक है ना। फिर गाय मर गई उसी में, फिर कूड़ा फेंकते रहे, कूड़ा पड़ते रहे, एक परत दर परत होता जा रहा है ना। तो पूछा जाएगा आपसे कि जो मिलता है क्या? पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? किस चट्टान में? तो ध्यान रखना, जो परत दर परत उसमें धंसा जाएगा, फिर उसके ऊपर रखते जाएंगे, फिर धंसता जाएगा, फिर उसके ऊपर रखते जाएंगे, तो परतदार चट्टान में क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा, ईंधन मिलेगा। क्योंकि जहाँ वनस्पतियाँ दब गई उसी में, फिर उसके ऊपर आ गया, फिर दब गई उसमें आ गया, तो वहाँ पर पेट्रोलियम क्या होता है? मिलता है। तो इसमें धातु मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? पेट्रोलियम मिलेगा। इसको पेट्रोलियम मिलेगा, पेट्रोलियम। ठीक है। अब देखना, अगर अचानक कुछ हो गया, अचानक कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ वैसी हो गई कि अधिक दाब और ताप लग गया, अधिक दाब और ताप लग गया। जैसे मैं कहूँगा, जैसे बेचारा टुकुर टुकुर ताक रहा है, ये सही सतह में ना, इसको दाब और ताप लगा कर ऐसे कर दिया, अब इसका आकार क्या हो गया? ठीक है ना, बदल गया ना। तो ध्यान रखना, चाहे इसको दोनों में से किसी को अगर उच्च दाब और ताप लगा कर कहीं लग जाए तो उसका आकार बदल जाएगा कि नहीं? काया मतलब क्या होता है? शरीर होता है ना, क्या होता है? शरीर। काया अंतरित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। ठीक है ना। जब उच्च दाब और ताप लगेगा तो ध्यान रखना मित्रों, क्या हो जाएगा? उसकी काया क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो चट्टान कौन सा कराएगा? कायांतरित। कौन चट्टान? चट्टान कायांतरित चट्टान। कौन चट्टान कराएगा भाई? ठीक है ना। द्वितीय चट्टान में कौन कौन आएगा देखना? बालू पत्थर आ सकता है, बालू पत्थर। ठीक है ना। बालू पत्थर आएगा आपका, बलुआ पत्थर। एक और होता है भाई, अभी बता देते हैं आपको। ठीक है ना। ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट आएगा, ग्रेफाइट। इसमें क्या आएगा भाई? संगमरमर। देखो आप लोग, संगमरमर उसका आकार इतना दबा कर इतना बढ़िया बना देता है कि उसको, वो भी पत्थर होता है लेकिन उसका आकार कैसा हो जाता है? एकदम विश्व सुंदरी जैसा लगता है ना, संगमरमर। संगमरमर। तो कुछ बात समझे आप लोग, चट्टान आपका यही है। ठीक है ना। समझ में आग से निकला आग्नेय चट्टान, नीचे फंस गया तो ग्रेनाइट, बाहर निकल गया तो बेसाल्ट चट्टान में जब धीरे धीरे वायु प्रदूषण होगा, कटेगा छटेगा तो जाके अवसाद इकट्ठा होगा, अवसादी चट्टान। इसी में पेट्रोलियम पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा मैंने बता दिया आपको। और यहाँ देखिएगा बेसाल्ट चट्टान में धातु पाया जाएगा। अब इसके या इसके किसी भी, अब देखिए कोई भी चट्टान को हम किसी भी चट्टान में बदल सकते हैं। बेसाल्ट कायांतरित को इसमें बदला जा सकता है, इसको इसमें, किसी को किसी में बदला जा सकता है। ध्यान रखना, किसी चट्टान को किसी में बदला जा सकता है। समय नहीं है कि उस पर चर्चा करूं, लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी चट्टान को किसी में बदला जा सकता है उच्च ताप और दाब लगाकर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब लोगों सर इसको कैसे बदलोगे भैया? खूब दाब लगा दो ऊपर से, कहाँ चला जाएगा? धरती के नीचे चला जाएगा। और धरती के नीचे क्या बैठा? आग है, वो फिर गल के क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी ग्रुप लेगा, फिर किस में बदल गया? बाहर निकलेगा, फिर अग्नि चट्टान बन जाएगा। क्लियर ना? सबके साथ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्पीड ठीक है, लेकिन चलो भैया समय खत्म हो रहा है यार, अभी एक पेपर बचा है। चलो, तो ये कहाँ गया भाई? ऑप्शन कौन था? कौन सा कायांतरित चट्टान को? कौन है भैया? संगमरमर। कायांतरित, काया बदल गई उसकी, क्या हो गई? काया बदल गई। आगे बढ़ जाते हैं। महासागरों में निम्न कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है ना। कौन पाया जाता है भाई? ये क्या होता है? किसका सूत्र होता है? नमक का। ठीक है ना। किसका सूत्र होता है मित्रों? नमक का। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम क्लोराइड। नमक है ना समुद्र में, और क्या है? आगे आते हैं। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में, सॉरी ये नहीं है, राज्यसभा में होने वाले सभाओं का अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करता है मित्रों। राज्यसभा में अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। पूछता सवाल है, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का
सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्षता करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन अध्यक्षता उसका करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज 35 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। किस विधि द्वारा चुनाव होगा? जैसा राष्ट्रपति का होगा वैसा इसका होगा, ठीक है ना। सारा काम राष्ट्रपति जैसा होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? अब मुझे बताओ, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। ये भारत मिटा दिया क्या मैंने? भारत मिट कैसे सकता? हम मिट जाएंगे, भारत थोड़ी नहीं मिटेगा। सुना ध्यान से मित्रों, सुना ध्यान से। सुना ध्यान से, यहां पर ये क्या है जी? सुना ध्यान से। भारत में एक संस्था है। कौन संस्था? ICAR। कौन संस्था है? ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा। भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, ठीक है ना। जिसमें सुनिएगा ध्यान से, जहां पर नदियां क्षेत्र, नदियों के क्षेत्र है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? यहां देखिएगा, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। वही उसी को बलुई मिट्टी कह सकते हो, ठीक है ना। दोमट मिट्टी कहेंगे, बलुई मिट्टी, कप पैदी, कछार मिट्टी, जो भी करना कर लो आप, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान रखना, ये पूरा हिस्सा जो है, ये जहां पर नदियों वाला क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है? ये सब जलोढ़ का ही तो हिस्सा है, क्योंकि नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है ना। यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। अच्छा, राप्ती के बारे में चर्चा होगी। राप्ती के किनारे सही बात हुई थी, कल गोरखपुर बचा है, ठीक है ना, राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ पर तो यहाँ पूरा नदियाँ हैं, तो ध्यान रखना। ये बताओ, ध्यान, अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। 8 भागों में बांटा है ना, तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी। भारत का करीब 43% क्षेत्रों में कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। और मैंने बताया था भारत के हर मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, किसकी? NPK। कल थोड़ा सा मुझे बताने में डिस्टर्बेंस हो गया था। N का मतलब होता है नाइट्रोजन और P का मतलब होता है फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम है। इधर उधर हो गया, ठीक है ना मेरा, ठीक है ना। यहाँ देखना, यहाँ पर क्या हो गया? पोटेशियम। तो भारत के हर मिट्टियों में 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है ना। फसलों के लिए क्या अनुपात होना चाहिए? 4:2। यूपी टेट में पूछा भी है। और बीज अगर रोपेंगे तो कौन सा अनुपात होगा? बीज रोपेंगे तो कौन अनुपात होगा? NPK में कौन अनुपात होगा? 1:2:1 का अनुपात होगा, ठीक है ना। 1:2:1 का होगा, ठीक है ना। बीज रोपण के लिए 1:2:1 का अनुपात होगा, ठीक है। बीज रोपेंगे तो उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का अनुपात 1:2:1 होगा, ठीक है ना। और इसके लिए 4:2:1 होगा, ठीक है। किसने बांटा? ICAR ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है, ठीक है ना। जिसमें भारत का जलोढ़ मिट्टी, भारत के 43% हिस्सों पर अकेले पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी में देख लो, जो हम लोग के साइड में होता है वही जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है जी। कहाँ पर? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। देखिए, मैं हालांकि टॉपिक पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि मैं सिलेबस को लेकर चल रहा था, लेकिन हाँ इसी तरह चर्चा हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है ना। जैसे आज इतने भागों में बांटा है, ऐसे भागा आप लेटराइट मिट्टी के बारे में। ये जहाँ नदियों का भूमि होगी, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं, कौन मिट्टी होती है? वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी होती है। वो जलोढ़ मिट्टी को हम कछारी मिट्टी कहते हैं, काप मिट्टी कहते हैं, या बालू की मात्रा होती है तो बलुई मिट्टी भी कह सकते हो, उसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उसको कह सकते हो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर समय बड़ा खत्म हो गया हमारा, तीसरा क्वेश्चन में समय खत्म हो गया। आज 60 के मोड में था, अपने को समझाना भी पड़ जाता है, इसलिए समय खत्म है। चलिए, सही है ना सब? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण को उपभोक्ता, द्वितीय चरण, तृतीय चरण उपभोक्ता, तो क्या कहलाते हैं भाई? बहुत बढ़िया। प्लेग है क्या? विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, पंडित का टीका नीम है, विषाणु है। प्लेग विषाणु से होता है, चेक कर लो बाबू।
चेक कर लो, चेक कर लियो। तुम गलत लिखवा दिए क्या? चेक कर लो एक बार फिर से, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो गया। क्या हो, ध्यान रखिएगा, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना, पंडित का टीका नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक पूर्वोत्तर में, सबसे पूर्व में राज्य कौन है? देखो मित्रों यहाँ पर सबसे पूर्व में राज्य कौन है, यहाँ देखिएगा, ये कौन प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। प्रकृति ने मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में कितना समय लग जाता है? मृदा की एक परत 1 इंच मोटी परत बनाने में प्रकृति मृदा की, देखिए सुनना ध्यान से मित्रों, आप लोग कभी नोटिस किए हो कि मृदा का परत बनते हुए देखा आप लोगों ने? मृदा की परत आपको दिखाता हूँ। एक रूम लीजिए, उसको बंद कर दीजिए, तो अब खिड़की खोल दीजिए। अब उसको खोलिए 6 महीने के बाद, देखना इतना मोटी परत बनेगी, मोटी की, मिट्टी की इतना मोटी परत बनेगी। किसका निर्माण करेगी? किसका निर्माण करेगी? मिट्टी का तो निर्माण करेगी ना वो। मिट्टी जमेगी, जमती जाएगी, किसका निर्माण करेगी? मिट्टी का करेगी। ये खीर बनाएगी मिट्टिया जम के। तो 4 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है ना, इसका करने में। आगे आते हैं। वन महोत्सव महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि नए पौधे से अधिक फल प्राप्त होते हैं। अरे तो बात तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता होना चाहिए। नए पौधों में अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायक मिलता है। ये बात तो कुछ हद तक सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। इन पौधों इन पर अधिक पत्तियां होने से अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर सी सबसे, ऑप्शन नंबर सी सबसे क्या है? परफेक्ट आंसर है, ठीक है ना। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव देंगे? कौन चैनल? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लानेट, सभी चैनल क्या करते हैं? सभी चैनल आपको यही दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ, कोई बाघ है, शेर है, हिरण है, यही सब दिखाते हैं ना सब चैनल। तो ध्यान रखना, हालांकि सवाल पूछेगा नहीं कभी आपसे, ध्यान रखना। अगला सवाल लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा में स्थान दिया गया? मैंने बताया था कल ना कि पर्यावरण जो शिक्षा होती है क्लास 1 से शुरू नहीं होती है, वो 3 से शुरू होती है, ठीक है ना। 3 से 5 तक क्या चलता है? पर्यावरण। अब जैसे 5 के बाद चलते हैं तो पर्यावरण नहीं रह जाता है, वो पर्यावरण अलग अलग विषयों में बढ़ जाता है। सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, ऐसे विषयों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 163। बहुत बढ़िया। 163 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? 153 के तहत किसकी की जाती है? ऑप्शन में दिया वहां पर 153 के तहत राज्यपाल की जाती है। 153 के तहत नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 163 में मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए? देखिए साल में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सत्र? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो एक सत्र, तीनों सत्र में से कम एक सत्र आपको बुलाना ही चाहिए, ध्यान रखना, एक सत्र कम से कम। अगला सवाल लेते हैं। हाँ, 3 में से एक कम से कम बुलाना चाहिए। 3 सत्र में से एक सत्र तो बुलाना ही है आपको, ठीक है। 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। भोजन, स्थान, प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। जीवों के मध्य संबंध में प्रतिस्पर्धा बताया था कि नहीं बताया था? जीवों के मध्य संबंध में प्रतिस्पर्धा बताया था, वही सवाल है। एक स्थान के निकट संबंधियों के जातियों में, बात तो सही है कुछ हद तक। जैसे हम लोग इंसान हैं, मान लीजिए 10 रोटी रख दी गई हैं यहीं पर, अब सब भूखे हैं, खाना है, तो प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी? बड़ी भयंकर हो जाएगी, बड़ी भयंकर हो जाएगी। अब सुना ध्यान से, जैसे पूछे, हालांकि प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्जातीय, एक अंतर्जातीय। मैंने आप लोगों को बताया था प्रतिस्पर्धा 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्जातीय, एक अंतर्जातीय। तब एक जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, उसको बोलेंगे अंतर्जातीय। जैसे मान लीजिए आप लोग यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हो, तो एक जो परीक्षा दोगे क्या होगा? एक ही जातियों के बीच में होगा। तब एक जातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा तो काफी क्या होगा? भयंकर होगा। अगर मान लीजिए यूपी टेट की परीक्षा में आपने गधों को बैठा दिया, सुअरों को बैठा लिया, वो भी मास्टर बनने को तैयार हो गए, ठीक है ना, बंदरों तैयार हो गए, और आप भी बगल में बैठ गए आप,
तो अलग अलग जातियां जब बैठेंगी तो प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगी, इंसान बुद्धिमान है तो जीत ही जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये प्रतिस्पर्धा आसान हो जाती है। इस सवाल पर आंसर दीजिए आप। एक स्थान के निकट संबंधी जातियों में, विभिन्न आवास की निकट संबंधी जातियों में, ठीक है ना, एक स्थान पर उगी दूर संबंधी जातियों में, विभिन्न स्थानों के दूर संबंधी जातियों में, किस में होता है भाई? ध्यान रखना मित्रों, प्रतिस्पर्धा वहीं पर होगी, कभी आपके पड़ोसी से आपके बनेगी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन दूर वाले गांव कोने वाले से आपसे खूब बनेगी। क्यों? क्योंकि जहां पर एक लोग होंगे किसी की चीज को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी जरूर। तो जहां पर एक स्थान होगा, एक जगह होगा, वहीं प्रतिस्पर्धा क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट होगा, ठीक है ना। विभिन्न आवास कैसे हो सकता है आपका? विभिन्न आवास की निकट संबंधी जातियों में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही स्थान पर प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है।